Hi everyone. My name is Dr. Rahul Nautiyal. I'm a sports physio working for BCCI. अपने 5 साल के क्रिकेटिंग करियर में मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जिनको इंजरीज बहुत टाइम से वो उसको कैरी करते हैं और वो रिकरेंट उनको होती है और उनको पता भी नहीं होता कि उन इंजरीज का रीज़न क्या है. इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट क्योंकि बहुत सारे लोग देखना कि इंजरी के बाद वापस आए ही नहीं. और बहुत ऐसे प्लेयर भी रहे हैं जिनकी इंजरीज की वजह से उनका क्रिकेटिंग करियर ही खत्म हो गया. स्पोर्ट्स इंजरी हर एक बंदा ट्रीट कर रहा होता है, बट एक एथलीट की लाइफ में वो हर एक बंदा एवरेज सर्जन नहीं हो सकता. वो ऐसा सर्जन होना चाहिए जो एक ही चीज़ को परफेक्ट तरीके से करता है जिसका बेस्ट रिजल्ट आउटकम बाहर निकल के आए. और अगर मैं इंजरीज की बात करूं तो एक बहुत कॉमन इंजरीज है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में ACL इंजरी. स्लीप का क्या रोल है एक एथलीट के मैच से पहले भी और इन जनरल भी? नाउ द प्रॉब्लम विद एथलीट इज दैट वो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एथलीट जो है उनको एक डिफरेंट ही स्ट्रगल झेलनी होती है कि फॉर पेरेंट्स दे हैव टू स्टडी एज वेल, ठीक है, और स्टडी में भी टाइम निकालना होता है और उनको अपने एथलेटिक वर्ल्ड के लिए, एथलेटिक टाइम के लिए भी एक्सरसाइज एक्टिविटी के लिए टाइम निकालना होता है. क्या होता है कि अल्टीमेटली वो पढ़ाई रात को कर रहे होते हैं, ठीक है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने खेल पे ध्यान दे रहे होते हैं और फिर स्कूल पे भी जा रहे होते हैं. सब कुछ तो इसलिए सब कुछ करने के चक्कर में क्या होता है, अल्टीमेटली दे स्क्वीज ऑन द स्लीप टाइम. प्लेयर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन उसके पेरेंट्स होते हैं. तो पेरेंट्स के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अपने बच्चे को इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए? उसको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उनको ये डिसीज़न बच्चों पे छोड़ देना चाहिए कि वो कौन से स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा होने वाला है. कि प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करें. आप ही उनके रियल गार्जियन हो जो कि सपोर्ट करेंगे तो बच्चा बेस्ट परफॉर्म करेगा. न्यूट्रिशन का कितना बड़ा रोल रहता है इंजरी प्रिवेंशन में? हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राहुल नौटियाल. आई एम अ स्पोर्ट्स फिजियो वर्किंग फॉर BCCI. अपने 5 साल के क्रिकेटिंग करियर में मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जिनको इंजरीज बहुत टाइम से वो उसको कैरी करते हैं और वो रिकरेंट उनको होती है और उनको पता भी नहीं होता कि उन इंजरीज का रीज़न क्या है. और बहुत ऐसे प्लेयर भी रहे हैं जिनकी इंजरीज की वजह से उनका क्रिकेटिंग करियर ही खत्म हो गया और वो बहुत अर्ली स्टेज पर उनका करियर खत्म हो जाता है. ये वो प्लेयर्स होते हैं जो शायद कल के दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करते, पर उनको उनकी लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द इंजरी और अबाउट देयर बॉडी स्ट्रक्चर जिसकी वजह से उनका करियर खत्म हो जाता है और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते उसकी वजह से. तो इन इंजरीज के रीजंस क्या हैं? ऐसा क्या कर सकते हैं वो प्लेयर ताकि उनको पता चले कि वो क्यों इंजर्ड हो रहे हैं, कौन से उनके वीकर जोन्स हैं, कौन से उनके स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं, और इसमें हम किस तरह से मेडिकल हेल्प ले सकते हैं और एक ऑर्थोपेडिक ओपिनियन क्यों रेलेवेंट होता है. इन्हीं सारे सवालों को, इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आज हम समझेंगे डॉक्टर देवाशीष चंदा से. डॉक्टर देवाशीष चंदा एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक नी स्पेशलिस्ट हैं और आज हमारे इन्हीं सवालों को हम तलाशेंगे जवाब डॉक्टर देवाशीष से. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू राहुल. मेरा पहला सवाल सर आपसे एक बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है. ग्रासरूट लेवल पर इंडियन गवर्नमेंट अब काफ़ी एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर चुकी है स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी इंडिया का अभी लास्ट ओलंपिक्स में कुछ खास रिस्पांस रहा नहीं. हमने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता और अगर गोल्ड मेडल ही देखे जाए तो अभी तक हम लोगों ने एज एन इंडिया, एज अ कंट्री सिर्फ 10 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें से 8 तो हमारे एक ही स्पोर्ट से थे. और इतना एक्सपेंडिचर के बाद भी आपको क्या लगता है कि कहाँ लैक हो रहा है? ऐसा क्या है जो हम लोग नहीं कर पा रहे, हम उस अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखो, एक बहुत ही एलाबोरेट सवाल तुमने पूछ लिया. मुझे लगता है कि ये ना सिंगल एंटिटी आंसर नहीं है. इट इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल थिंग. ठीक है, हमारे कंट्री का एक डेवलपिंग नेशन होना, उसमें अपने कुछ प्रॉब्लम्स होना, उसमें लोगों का थिंकिंग डिफरेंट होना,
टू पॉइंट की स्पोर्टिंग एक्टिविटीज को एक लाइफ में करियर की तरह देखना, ये बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है इस पे तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू इवन say anything, but what I can see as an orthopedic surgeon, as a knee specialist, जब मैं बहुत सारे patients देख रहा होता हूँ तो मुझे जो लगता है कि one of the biggest reasons why we don't get Olympic medals, selection bias, ये सब चीज़ें अगर हटा दी जाए, मैं सिंपल एक एवरेज नॉर्मल इंडियन के बारे में बात करता हूँ जो कि बहुत अच्छा खेलते सिलेक्शन होते रह जाता है जी, ठीक है। उसका वन ऑफ द रीजन है इंजुरीज, एंड टाइम पे इंजुरीज हो जाना, जो कि लाइफ टर्निंग प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है कि ऐसे टाइम पे ये इंजुरी हो गई जिसमें कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता और उसके बाद मेरा कभी वापस स्पोर्ट्स में जाना ही नहीं हो पाया। सो मेडिकल इश्यूज और इंजुरीज आर वन ऑफ दीज कॉज, वन ऑफ, ये मल्टीफैक्टोरियल सवाल तुम्हारा जाता है उसमें, वन ऑफ देम इज, एंड इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लोग देखना कि इंजुरी के बाद वापस आए ही नहीं, और ये बिफोर सिलेक्शन क्या, सिलेक्शन के बाद भी पॉसिबल हो जाता है। जैसे बहुत सारे प्लेयर्स तुम देखोगे इंजरी हुई और वो वापस कभी खेल ही नहीं पाए, या आए तो वो कभी भी नेचुरल फॉर्म में वापस नहीं आ पाए। सो उनका रीजन मुझे लगता है कुछ हद तक मेडिकल अवेयरनेस की, कैसे इंजरीज को प्रिवेंशन किया जाए, प्रिपरेशन कैसे की जाए जिससे इंजरीज कम हो, और इंजरीज होने को प्रिवेंट करने के लिए गेम में क्या चेंजेस लाने हैं, टू पॉइंट की अगर इंजरी हो भी जाए तो क्या करना है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, किस तरह से ट्रीटमेंट कराना है, अगर कोई सर्जिकल मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए कितना रुकना जरूरी है, रिहैबिलिटेशन की क्या जरूरत है, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि एक ऑर्थोपेडिक एंड फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल आ जाता है, जो कि कंप्लीटली एक वैक्यूम टाइप का बना हुआ है, स्पेस में कुछ नहीं है। सो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके कारण मुझे लगता है कि इंडियन एथलीट्स जो है वो अचीव नहीं कर पाते, दो टैलेंट से भरे हुए हैं मगर अचीव करना जो है वो एक कला है, जो मुझे लगता है कि उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज मेडिकल ट्रीटमेंट एज वेल। मैंने देखा है जो प्लेयर्स अपने ग्रास रूट लेवल पर होते हैं, एकेडमी लेवल पर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो इंजरी, उनके साथ इंजरीज हो चुकी है। वो जैसे अगर एक फास्ट बॉलर है तो उसका अगर एंगल ट्विस्ट हुआ है तो उसको ये पता ही नहीं कि उसका एंगल ट्विस्ट क्यों है, क्योंकि बॉलिंग तो बहुत टाइम से कर रहा है। लेकिन अगर आप डीप डाइव उसको असेस करते हो तो आपको पता चलता है कि उसकी एंकल मोबिलिटी तो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, तो ही वाज बाउंड टू हैव दिस इंजरी, जो आज नहीं तो कल होनी थी। तो ये चीज उसको तब पता चलती है जब उसके साथ एक मेडिकल प्रोफेशनल है जो बैठ के उसके साथ डिस्कस करता है। बट अगर वही चीज उसको बहुत पहले पता चल जाती है तो मे बी शायद वो उस इंजरी को प्रिवेंट कर सकता है। तो मैं वो, मतलब मेरा जो सवाल है वो ये है कि एक प्लेयर किस तरह से एक बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पर अपनी बॉडी कंपोजिशन को, अपनी बॉडी के स्ट्रॉन्ग जोन्स को समझ सकता है ताकि वो आगे जाके इस करियर थ्रेटनिंग इंजरी से बच सके। तो एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि नॉट एवरीवन्स बॉडी इज फिट टू प्लेयर वाली कैटेगरी में नहीं होते बहुत सारे लोग। जैसे मैं तुमने कॉमनली बोला है एंकल का डिफॉर्मिटी, मैं एक और चीज बोल सकता हूँ कि इवन नी डिफॉर्मिटीज जैसे वेल्गस या वेरस नीज है या बोय नॉक नीज हम कहते हैं, और बहुत सारे डिफॉर्मिटीज है जिनके साथ, जैसे फ्लैट फुट के साथ आप बहुत अच्छे फुटबॉलर नहीं बन पाओगे। तो ये बहुत सारी चीजें इनबॉर्न होती है जो कि डिफेक्टिव होती है। अब ऐसे लोगों का सिर्फ इससे कि वो एक अच्छा प्लेयर है ग्रास रूट लेवल पे और उसकी बॉडी में इंजुरीज नहीं होंगी, उनको इंजुरीज ज्यादा हो जाती है जी, ठीक है, और उनके कारण उनकी जो है इंजरी प्रोन बॉडी होने के कारण खेल के बीच में निकलना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर इस है कि जिसमें कि आपको ये समझना है कि मुझे जो है एक्टिविटी करके अपने आप को फिट रखने की जरूरत है। उस फिटनेस के लिए मुझे जरूरी है कि स्क्रीनिंग हो। सो स्क्रीनिंग जो है, ये जो सिलेक्शन स्क्रीनिंग है, ये बायस ना हो कि फर्स्ट स्क्रीनिंग शुड बी वेरी गुड इन सेंस दैट द कोच जो सिलेक्ट कर रहा है उसके साथ एक मेडिकल टीम सेटअप होके इनिशियल लेवल पर ही बता दे कि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स है, हो सकता है ये जो है आपको आगे जाके इंजरी प्रोन बना दे और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो स्क्रीनिंग एट ग्रास रूट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज मिसिंग। तो लोग क्या होता है, खेलना शुरू कर देते हैं और खेलते खेलते उस स्पोर्ट्स के साथ पूरे
दिल और दिमाग से उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद हो जाती है इंजरी, और उसके बाद उनको लगता है अरे यार ये तो पहले से प्री एग्जिस्टिंग था, अब मैं वापस बैकआउट नहीं कर सकता, तो वो कंटिन्यू खेलते हैं और इंजरीज होते हैं और हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परफेक्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस बिफोर ज्वाइनिंग दैट स्पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट ओनली माइंड, आपका बॉडी फिटनेस लेवल भी उस अमाउंट का होना चाहिए। तो स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एट कोच लेवल एंड वहां पे मेडिकल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जी सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि हाँ, मतलब स्पोर्ट्स में स्किल स्क्रीनिंग तो काफी होती है, लेकिन फिटनेस स्क्रीनिंग पर इतना एम्फेसिस किया ही नहीं जाता है। और अगर मैं इंजरीज की बात करूं तो एक बहुत कॉमन इंजरीज है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में एसीएल इंजरी, एसीएल लिगामेंट इंजरी, जिसकी रिहैब को चाहे तो सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन के बाद करें या नॉन सर्जिकली उसको रिहैब करें। एसीएल इंजरीज में बहुत ज्यादा देखा गया है कि उसमें रिलैप्स काफी ज्यादा हो जाते हैं प्लेयर्स के साथ में, और उन रिलैप्स के रीजंस भी प्लेयर को पता नहीं होते कि वो क्यों हो रहे हैं। तो इसमें आप क्या इसमें देखो, सबसे पहले तो मैं समझाना चाहूंगा एसीएल से पहले भी जो मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इंजरीज होने से क्या करना चाहिए। मेनी टाइम एसीएल इंजरी जो नी की ट्विस्टिंग इंजरीज होती है वो ना फर्स्ट टाइम स्मॉल इंजरी होती है, ठीक है। से आप खेल रहे हो, आपका नी ट्विस्ट कर गया, ठीक है, बट आप उस मैच में खेल रहे हो जो मैच आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है वो आपको सिलेक्शन के लिए जाए। कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में जैसे मैं बोलो फुटबॉल ही हो गया या हॉकी हो गया, उन केसेस में क्या होता है, ट्विस्टिंग इंजरी हुई, आपको इंजरी होते ही फर्स्ट चीज करनी है रेस्ट लेना है और असेसमेंट करवाना है अपनी टीम फिजियो से या टीम ऑर्थोपेडिक सर्जन से कि आपका ये जो इंजरी है वो सीवियर लेवल का तो नहीं हुआ है, कंप्लीट टियर तो नहीं हो गया फर्स्ट टाइम। मेनी टाइम ये देखा गया है कि फर्स्ट इंजरी जो होती है वो पार्शियल टियर होती है, करेक्ट, और उस पार्शियल टियर पे वो लोग कंटिन्यू खेलना शुरू कर देते हैं और खेलते खेलते वो उसी मैच में कंप्लीट टियर में बदल जाता है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट इज व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू से नो, ठीक है, नहीं मैं आगे नहीं खेलूंगा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारे इंडियन एथलीट्स में लैकिंग होती है, और उनको ये लगता है कि आज का मैच जो है मुझे जीत के ही जाना है, एंड इट इज मोर ऑफ ए सॉर्ट की अपने टीम के लिए और अपने सिलेक्शन के लिए मुझे इस मैच को जीतना जरूरी है। मगर वो ये भूल जाते हैं कि अगर मैं फिट नहीं रहूंगा तो मैं अगला मैच तो खेल ही नहीं पाऊंगा। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। सो इसका मैं जस्ट एक वैलिड एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि मेरे कॉलेज डेज में जब हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन बन रहे थे तब के टाइम पे इंडिया न्यूजीलैंड के मैच की बात बता रहा हूँ, क्रिकेट मैच की बात बता रहा हूँ। तो उसमें हमारी ड्यूटी जो थी वो लगी हुई थी न्यूजीलैंड टीम की तरफ, और न्यूजीलैंड की टीम में हमें एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन रखा हुआ था। तो उस समय टीम के प्रैक्टिस सेशन में हमें एक कॉल आती है कि भाई किसी को बैक इंजरी हुई है, वी नीड ए ऑर्थोपेडिक सर्जन ओपिनियन। तो हमारी टीम में मैं और मेरे बॉस जो है हम लोग गए, तो ब्रेंडन मैकलम को बैक में एक स्प्रेन आ गया था ड्यूरिंग बैटिंग एक एक्टिविटी में। सो इट वाज अ माइल्ड स्प्रेन। हम लोगों ने एग्जामिन किया, वी थॉट इट इज ओके, बट द फिजियो वाज वेरी कीन इन गेटिंग हिम चेक्ड कि आपको अगर लगता है यू गेट एन एमआरआई डन, ठीक है, कि ये डिस्क का इंजरी तो नहीं है। सो वी इवैल्यूएटेड हिम द सेम डे, वी डिड हिज एमआरआई एंड वी सॉ दैट देयर वाज ए डिस्क इंजरी, ठीक है, बट इट वाज वेरी माइल्ड इंजरी। ही हैड मल्टीपल ओल्ड डिस्क इंजरी जो कि हमारे पे दिख रही थी। तो हमारी तरफ से मेरे बॉस ने और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हाँ ही कैन प्ले विद सम माइल्ड मसल रिलैक्सेशन। नाउ वो मैच बहुत ही क्रूशियल था इंडिया न्यूजीलैंड के उसमें, क्योंकि मैकलम इज द इन फॉर्म की प्लेयर था, ठीक है। अगर वो नहीं खेलता तो मैच हार जाती है न्यूजीलैंड, और उन्होंने ये डिसीजन, उनके फिजियो ने ये डिसीजन लिया कि ही इज नॉट फिट बिकॉज ही हैज ए एक्यूट डिस्क इंजरी जो कि आगे जाके उसके करियर को खराब कर सकती है। सो दे कंप्लीटली स्टॉप, दे न्यू कि दे माइट लूज दिस मैच बिकॉज ही इज नॉट देयर, एंड अनफॉर्चुनेटली मैकलम नहीं खेला, और मैकलम के कारण न्यूजीलैंड टीम जीती भी और सब किसी को मजा भी नहीं आया वो मैच देखना। तो ये सोचने की चीज है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट की प्लेयर को वो रोक दिया उन्होंने क्योंकि उसको एक माइनर डिस्क इंजरी हो गई थी, जबकि इंडिया में उस इंजरी के साथ हर प्लेयर खेल लेता। हो सकता है कि वो आगे नहीं खेलता। तो अपने प्लेयर को प्रोटेक्शन, अपने कंट्री से भी ज्यादा उन्होंने उसको प्रोटेक्शन दिया कि उसको इंजरी नहीं होनी चाहिए ताकि वो सालों साल ना खेलना बंद कर दे, और उसके बाद भी मैं उसे कम से कम 7-8 साल तक कंटिन्यू अच्छा खेलते हुए देखता रहा। करेक्ट। तो मुझे ये रियलाइज हुआ, उस दिन रियलाइज हुआ कि हाँ, ये जो से नो उन्होंने लॉन्ग टर्म में उसे बचा लिया।
बट अगर यहाँ पे इंडियन प्लेयर होता तो इंडिया के किसी भी जगह पे कोई भी प्लेयर होता तो वो खेल लेता उस मैच को, और खेल के हो सकता है वो अपनी इंजरी को परमानेंट कर लेता और आगे शायद रिटर्न टू स्पोर्ट्स ना कर पाता. सो अंडरस्टैंडिंग सेइंग नो एट ए राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उस दिन मुझे वो सबक अच्छी तरीके से मिल गया. तो मैं इंडिया के सपोर्ट में था और मुझे वो मैच देख के अच्छा नहीं लगा. मुझे रियलाइज हुआ कि एक की प्लेयर अगर नहीं खेलता तो कितना मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती है. बट डेफिनेटली लॉन्गर रन में उसने अच्छा खेला. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. तो सर, टू कंटिन्यू विद आवर प्रीवियस क्वेश्चन अबाउट ईसीएल सर्जरी, तो एक एथलीट ईसीएल सर्जरी और रिहैब के बाद किन पर्टिकुलर चीज़ों का ख्याल रखे, किन चेकलिस्ट को अपने दिमाग में रखे टू प्रिवेंट अ सेकंड ईसीएल इंजरी ऑन द सेम लेग? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एसीएल लिगामेंट, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं तो इंजरीज हो सकती है. इंजरीज होने के बाद उनको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अर्ली ट्रीटमेंट पे उनको फोकस करना है. फटाफट उनको बैक टू नॉर्मल स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में जाने के लिए सर्जरीज अगर ज़रूरी है तो इमीडिएटली कराएं. कराने के पहले जब वेटिंग टाइम होता है उनको रिहैबिलिटेशन पे लग जाना चाहिए, एक्सरसाइजेस पे लग जाना चाहिए. वेटिंग में दुख मनाने की जगह प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट सीजन है. सर्जरी कराने के इमीडिएटली बाद उनको एक्सरसाइजेस पे वापस जाना चाहिए. एक्सरसाइजेस इतनी रिलीजियसली करनी चाहिए कि 3 महीने पे आप दोबारा फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो. करेक्ट. ठीक है. अब आपको ये समझना है कि जैसे आपने ये किया है तो उसके बाद आपको दोबारा से इंजरी ना हो, इसलिए प्रोप्रायोसेप्शन ट्रेनिंग बोल के एक चीज होती है जिसमें कि हम बैलेंसिंग, एक्स्ट्रा बैलेंसिंग सिखाते हैं. ठीक है. जब आप ट्विस्ट एंड टर्न्स करके भाग रहे होते हो तो उसमें बैलेंसिंग बहुत जरूरी होता है. सो दैट प्रोप्रायोसेप्शन ट्रेनिंग इज यूजुअली मेनी टाइम मिस्ड. तो वो अगर हम करते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि रिपीट इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं. बट कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स इज अ स्पोर्ट जहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा. तो कॉन्टैक्ट बॉल के साथ पैर का होता है, कभी कभार एक के पैर के साथ दूसरे के पैर का कॉन्टैक्ट होता है. फुटबॉल ग्राउंड के साथ पैर का कॉन्टैक्ट होता है. तो ये कॉन्टैक्ट जो है आप बंद नहीं कर सकते. एंड दीज आर नोन फॉर इंजरीज. सो उनको अगर आपको रोकना है तो मुझे लगता है कि दिस मतलब प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर प्रोप्रायोसेप्शन ट्रेनिंग शुड बी एडेड टू देयर नी रिहैबिलिटेशन रिजिम. एंड सेकेंडली उनको वेट ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेस, इन सब पे भी फोकस बहुत ज़रूरी है. इन जनरल बहुत समय मैंने देखा है कि सिर्फ नी के अराउंड मसल्स की एक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं. उन लोगों को हिप एंड कोर मसल की भी एक्टिविटी की जरूरत होती है ताकि जो इवन फुट की, एंकल की एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है ताकि बैलेंसिंग और बेटर हो, इम्प्रूव हो और उसके कारण भी इंजरीज को बचाया जा सके. So I think रिपीट इंजरीज को डेफिनेटली टेकन केयर किया जा सकता है. एंड प्रिवेंशन, एक बार जिसको चोट लग जाती है तो और ज़्यादा चौकन्ना भी हो जाता है कि किन चीज़ों को मुझे अवॉइड करना है. तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें धीरे धीरे सिखाने की, मतलब फिजियो रिहैब की बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो आजकल लोग समझना शुरू कर गए. तो मुझे लगता है कि आगे भी ये और बेटर होने वाला है. करेक्ट. सर, हम इंजरी प्रिवेंशन पे बात कर रहे हैं. न्यूट्रिशन का कितना बड़ा रोल रहता है इंजरी प्रिवेंशन में? तो न्यूट्रिशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब अगर तुम एक एग्जांपल के लिए तुम अगर देखो इंडियन डाइट और एक वेस्टर्न डाइट के बीच में जो खाने का जो पैटर्न है उसको देखोगे, इन जनरल में नॉन एथलेट की बात ही कर रहा हूँ, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, तो यू विल सी दैट द प्रोटीन इनटेक बाय वेस्टर्न पीपल इज ऑलमोस्ट 2/3 और हाफ ऑफ देयर फूड. ठीक है. और हमारे यहाँ 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, मतलब कि अगर आपके 60 किलो वजन है और 60 ग्राम प्रोटीन करना है वेजिटेरियन डाइट से, बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है. बिल्कुल. ठीक है. सो 60 ग्राम प्रोटीन इज नॉट इवन 1/5 1/8 ऑफ योर फूड व्हाट यू ईट. बट वो कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि एक तो हमारे वेजिटेरियन डाइट में होता नहीं है. ठीक है. और वेजिटेरियन डाइट में जिन चीज़ों में होता है उनको अवॉइड करते हैं. तो न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अगर तुम कंपेयर करो एक वेस्टर्न फुटबॉलर को इंडियन फुटबॉलर के साथ, तो इफ यू टेक 2 पिक्चर्स ऑफ इंडियन फुटबॉलर एंड वेस्टर्न फुटबॉलर, देखोगे कि जमीन आसमान का मस्कुलर उसमें डिफरेंस होता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मसल इनटेक, मसल वॉल्यूम बढ़ना और उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोटीन इनटेक करना. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सप्लीमेंट्स का भी इनटेक कर सकते हैं. बट इतने स्पूरियस सप्लीमेंट्स मार्केट में घूम रहे हैं कि आप सप्लीमेंट्स पे बिलीव करने जाओगे तो बहुत सारे लोग उन्हीं से डोप टेस्ट पे पॉजिटिव आ जाते हैं. आपको ये जान के हैरानी होगी कि उनमें
ऐसी ऐसे ऐसी चीजें, chemicals को ऐसे add कर केमिकल्स देते मिले होते हैं जो कि स्टेरॉइड के उसमें टेस्ट में पॉजिटिव आ जाते हैं। तो इसलिए आप अगर कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए, ठीक है। इंडिया इज अ वेरी फनी कंट्री जहाँ पे कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें मिला के भी बेच देते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर नॉलेज और अबाउट सप्लीमेंट इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए डाइटरी हैबिट्स अगर हमारी अच्छी हो, अगर हमारा डाइट में ही अगर 2-3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो पर केजी बॉडी वेट, तो प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। और उसके लिए बहुत समय जो है नॉन वेजिटेरियन फूड की ज़रूरत पड़ जाती है, बट वेजिटेरियन भी कर सकते हैं, बट देन दे हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव ऑन प्रोटीन डाइट, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है जैसे विटामिन डी, B12, विटामिन ई डेफिशिएंसी, इनको भी हमें टैकल करने की ज़रूरत होती है। एंड इन लोगों के साथ जैसे फिश ऑयल्स होते हैं, इनको भी ऐड ऑन करना ज़रूरी है। बट बिकॉज वी आर ए कम्प्लीटली कंट्री जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन लोग हैं, तो इनमें मेडिसिन भी बहुत समय लोग लेने से इनकार करते हैं। फिश ऑयल बोल के वो कहते हैं कि नहीं हमें लेना नहीं है। तो ये वाली चीज़ें जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्रिएट करती है, जिनमें कि जो एथलीट्स होते हैं उन लोगों को डेफिशिएंसीज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सारी भी एक कोच के लेवल पे ट्रेन करना, ठीक है, और उनके एकेडमीज के लेवल पे इनकी ट्रेनिंग देना, डाइटिशियन की ट्रेनिंग देना, एक अच्छे डाइटिशियन का उस एकेडमी में होना और हर पर्सन को एक इंडिविजुअलाइज रेजिम पे शिफ्ट करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि मुझे लगता है कि आगे धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने वाला है, क्योंकि यही इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन यही है कि यू हैव टू have higher protein diet. You, as an athlete, you cannot think of जनरल पॉपुलेशन जो प्रोटीन खा रही है उसके हिसाब से हम खाना खाएं, हो सकता है उससे आपकी खुराक पूरी ना हो रही हो। करेक्ट सर, न्यूट्रिशन के साथ साथ स्लीप का क्या रोल है एक एथलीट के, मैच से पहले भी और इन जनरल भी? क्योंकि इंडिया में मैंने देखा है कि लोग अपने मैच से पहले जो उनके वार्म अप रिजीम्स होते हैं या पोस्ट मैच रिचुअल्स जो हैं वो उन पर फोकस ही नहीं करते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि इसकी भी कुछ इम्पोर्टेंस है उनको इंजरी फ्री रखने के लिए। तो इसमें स्लीप का कितना बड़ा रोल है सर एक एथलीट की रिकवरी में आफ्टर मैच? देखो, एनी पर्सन, अगर हम किसी भी आदमी की बात करें एथलीट के अलावा, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 to 8 hours ऑफ डीप स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, साउंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द प्रॉब्लम विद एथलीट इज दैट वो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एथलीट जो है उनको एक डिफरेंट ही स्ट्रगल झेलनी होती है कि फॉर पेरेंट्स दे हैव टू स्टडी एज वेल, ठीक है, और स्टडी में भी टाइम निकालना होता है, और उनको अपने एथलेटिक वर्ल्ड के लिए, एथलेटिक टाइम के लिए भी एक्सरसाइज एक्टिविटी के लिए टाइम निकालना होता है। तो क्या होता है कि अल्टीमेटली वो पढ़ाई रात को कर रहे होते हैं, ठीक है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने खेल पे ध्यान दे रहे होते हैं और फिर स्कूल पे भी जा रहे होते हैं, सब कुछ। तो इसलिए सब कुछ करने के चक्कर में क्या होता है, अल्टीमेटली दे स्क्वीज ऑन द स्लीप टाइम। एग्जैक्टली, ठीक है, करेक्ट। एंड दैट्स वेरी डिलीटेरियस। जो बडिंग एथलीट है उनको कम से कम 6 से 8 घंटा मिनिमम साउंड स्लीप होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी की रिकवरी के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स वेयर की इज इम्पोर्टेंट। तो कोच को ये ट्रेन करना जरूरी है कि आप एक ही चीज पे फोकस करो। आप पढ़ाई पे जितना फोकस कर रहे हो उतना शायद स्पोर्ट्स में नहीं कर पाओगे, तो आप स्पोर्ट्स में जितना फोकस कर रहे हो उसके साथ ही स्लीप जो है वो एडिशनल है। स्लीप कट डाउन करके अगर आप खेलने में भी लगोगे तो आप इंजुरीज अगेन दोबारा करोगे, इंजुरीज की जो रिकवरी है वो भी डिले होने वाली है। तो दैट इज वेरी गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द एथलीट। सो स्लीप इज इम्पॉर्टेंट। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि कोचेस को हम इन चीज़ों के लिए ट्रेन करें, पर अभी उस प्रोसेस में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इन द मीन टाइम एक एथलीट के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर उसको अपनी डाइटरी कंसल्टेशंस या अपने डाइटरी मॉडिफिकेशंस करने हैं तो उसको एक सर्टिफाइड डाइटिशियन से मिलना चाहिए, या फिर वो कोई इंजरी कैरी कर रहे हैं तो इंजरी के बारे में डिस्कशन या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए, या इंजरीज के रिहैब के लिए उसको एक स्पोर्ट्स फिजियो से मिलना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि प्लेयर्स अपने कोचेस के पास जाते हैं इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, और शायद कोचेस के पास इन सभी सवालों के एक सही जवाब होते नहीं है। तो इस पर आप क्या एक सजेशन देना चाहेंगे कि एथलीट को? कि देखो, ट्रू सेंस में तो मैं अभी भी ये बोलूंगा कि कोच एंड एकेडमी शुड बी इक्विप्ड विद ऑल द 3 थिंग्स, वेयर दे शुड हैव
right Basic knowledge at least. right dietitian as well as a orthopedic consult as well as physiotherapist in their team. So it is very important for them to tie up with these sort of facilities जिसमें कि सारी चीजें हैं. कारण ये है कि बहुत समय कोचेस को पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कोई इंजरी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है. उसको ये भी नहीं पता है कि इस पर्टिकुलर चीज में हो सकता है डाइटरी डिफिशिएंसीज हैं उनको, और उस पेशेंट को कैसे खाने की जरूरत है पर्सन को, वो चीज भी नहीं पता है. तो उसके लिए एक डाइटिशियन की जरूरत है. और एक इंजरी इंड्यूस्ड, अगर किसी एक पर्टिकुलर इंजरी हुई है तो उसमें कौन सा रिहेबिलिटेशन करना है, तो उसके लिए फिजियो भी होना पड़ेगा. सो वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जिसका कि सॉल्यूशन ये है कि ऑल द एकेडमीज शुड वर्क टुवर्ड्स देयर इम्प्रूवमेंट इन टाइंग अप विद दीज 3 थिंग्स टुगेदर. ठीक है, और उसके साथ उनकी चीजों को, उनके कोचेस को साइड बाय साइड खुद भी ट्रेन होना शुरू होना पड़ेगा ऑल द 3 के साथ. जैसे एक जनरल फिजिशियन वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे काम करता है कि एक फिजिशियन के पास पेशेंट जाता है, फिजिशियन डिसाइड करता है कि इसको मैं सर्जन के पास भेजना है, गायनी के पास भेजना है, यूरोलॉजिस्ट के पास भेजना है, किस डायरेक्शन में भेजना है वो डिसीजन उसका होता है. उसके बाद वही कांटेक्ट करके उनको अच्छे से समझा के ग्रास रूट लेवल पे पेशेंट को समझा के देता है. सो अंडरस्टैंडिंग, हर बार कोच को उनके साथ डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है. अब डॉक्टर में भी कौन से ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, नी के स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, हिप के स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, शोल्डर के अलग होते हैं. तो उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानना जरूरी है. ठीक है, अब स्पोर्ट्स इंजरी हर एक बंदा ट्रीट कर रहा होता है, बट एक एथलीट की लाइफ में वो हर एक बंदा एवरेज सर्जन नहीं हो सकता. वो ऐसा सर्जन होना चाहिए जो एक ही चीज को परफेक्ट तरीके से करता है, जिसका बेस्ट रिजल्ट आउटकम बाहर निकल के आए. So that philosophy is going to come, but before it comes and gets to every academy, सारे कोचेस को पता चले, एथलीट्स को खुद भी इसकी नॉलेज रखनी पड़ेगी. इंटरनेट पे जाना है, ढूंढना है, और उस पर्टिकुलर इंजरी के बाद अगर आपको इंजरी हो रही है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा के उनके थ्रू आगे बढ़ते हुए जाना है कि हाँ मुझे कौन सा राइट ट्रीटमेंट लेना है. ठीक है, और उसमें फैमिली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है. मुझे लगता है कि फैमिली एज वेल एज द एथलीट, दे हैव टू फाइंड आउट एंड गेट द बेस्ट आउट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. एंड कोचिंग एकेडमीज में कोच एंड एकेडमी को भी इक्विप होना पड़ेगा इन तीनों चीजों के साथ. जी सर, एक प्लेयर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन उसके पेरेंट्स होते हैं. तो पेरेंट्स के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अपने बच्चे को इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उनको ये डिसीजन बच्चों पे छोड़ देना चाहिए कि वो कौन से स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा होने वाले हैं, या स्पोर्टिंग एक्टिविटी में अच्छे होंगे. मैंने आज के लेवल पे लोगों को देखता हूँ तो उनको लगता है कि उनका बच्चा एक दिन टेनिस खेल रहा होता है, एक दिन बैडमिंटन खेल रहा होता है, एक दिन क्रिकेट खेल रहा होता है, एक दिन फुटबॉल खेल रहा होता है, एक दिन जो है वो स्केटिंग कर रहा होता है. अरे सारे नहीं खेल सकते हैं. यू कैन बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर एक ही का हो सकते हो. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट किस में एक्सेल करना है आपको डिसाइड करना है, और उसके लिए इंजरी प्रिवेंशन करने की जरूरत है. इसलिए दूसरे स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान नहीं देना कि आप सारे खिलाओगे, एक में एंकल इंजरी हो गई, एक में शोल्डर इंजरी हो गई. मैं इतने छोटे बच्चे देखता हूँ जिनका कि मुझे लगता है खेलना ही बंद करा देना पड़ता है बिकॉज की इतनी इंजरीज हो रही है हर महीने, वो भी बहुत अर्ली. हाँ, अर्ली एज में. और उनका रीजन ये है कि सब एक दौड़ में भाग रहे हैं. उनके टाइम में पेरेंट्स ने कभी खेला नहीं और वो चाहते हैं बच्चे सारे स्पोर्ट्स खेलें. ऐसा नहीं होता है. आप एक स्पोर्ट पे फोकस करो जिसमें बच्चे का अपना इंटरेस्ट भी हो. अभी फादर को फुटबॉलर या क्रिकेटर बनाना है और हो सकता है कि वो टेबल टेनिस खेलना चाहो और कंप्लीटली डिफरेंट जोन पे भाग रहे हो. सो ऐसा नहीं है, इससे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला. ना आप जीतोगे, ना पेरेंट जीतेगा, ना बच्चा जीतेगा. बच्चे को साथ बैठ के पेरेंट को समझने की जरूरत है कि कौन सा चीज उसके लिए सबसे बेस्ट है और उसमें एक ही पे फोकस वे में खेले. उनको पूरा सपोर्ट करें. सपोर्ट की जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो रिजल्ट बेस्ट निकलेगा. ठीक है, इंडिया में 2 तरह का कल्चर है, या तो वो बिल्कुल ही अगेंस्ट है या एकदम ही एक्सट्रीम है जो सारे स्पोर्ट्स खिलाते हैं. तो अगेंस्ट वालों के साथ वालों के लिए मेरा ये कहना है कि प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट करें. आप ही उनके रियल गार्जियन हो जो कि सपोर्ट करेंगे तो बच्चा बेस्ट परफॉर्म करेगा.
ठीक है। सो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का बैकिंग होना बहुत ज़रूरी है। उनको ये भी समझना है कि मैं स्पोर्ट्स खिला रहा हूँ तो हो सकता है उसका एकेडमिक में नंबर नीचे आ रहे हो, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना दे दे कि भाई नंबर भी अच्छे करने हैं और तुमको खेलना भी अच्छा है, तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती है। ठीक है। और मल्टीपल स्पोर्टिंग एक्टिविटी ना कराएं, रेगुलर कोचेस के साथ बात करें, ठीक है, रेगुलर डाइटिशियन ओपिनियन ले। छोटी मोटी इंजरीज के लिए रिहैब जरूरी है, रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली स्टेज से। और कोई भी ऐसी इंजरी जो लिंगरिंग हो रही है वो डॉक्टर को जरूर दिखाए, ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स इंजरी या नी या शोल्डर स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे एलीट सोसाइटी के लोग भी ये चीज मिस कर जाते हैं और एंडिंग अप विद बिग इंजरी जिनमें की सर्जरीज की जरूरत आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को समझना कि हाँ उनका रोल भी एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर स्पोर्ट्स इंजरी वैसे तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें अगर हम डिस्कस करना चाहें तो 1000 सवाल कर सकते हैं, बट उनमें से हमने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आज हमने इस डिस्कशन में रखे थे जिसके बहुत अच्छे आंसर्स आपने दिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। सो प्लेयर्स, अगर आप एक स्पोर्ट्स खेलते हैं और आप कभी ना कभी इंजर्ड हुए हैं या अभी भी कोई इंजरी कैरी कर रहे हैं, आप इस पॉडकास्ट को देखिए, आपके सवालों के जवाब इसी पॉडकास्ट में छुपे हैं। थैंक यू सो मच। इसके अलावा भी कोई अगर सवाल होंगे तो जरूर इसके पॉडकास्ट के नीचे पूछें, Yes, I will try to answer them. Yes. Thank you. Thank you so much.